हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, हम आज ध्रुव स्वामी नाटक का द्वितीय अंक पढ़ेंगे और इस अंक में जो दृश्य है रंगमंच का वो है शकराज के शिविर का। पहले अंक के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बता दी है, जो आपने पहले पढ़ा है उसको याद करके दूसरा पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा है कि ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी का वेश धारण करके और सामंत कुमार स्त्रियों के वेश में शकराज के शिविर में जाने के लिए तैयारी करते हैं। जो पहला अंक था वो गुप्त साम्राज्य के शिविर का था और जो दूसरा अंक है उसका जो दृश्य है वो शकराज के शिविर का है। अब हम आज से द्वितीय अंक शुरू करेंगे। ध्रुव स्वामी नाटक जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रही हूँ कि जो अपनी ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कंटेंट, जो बात लिखी होती है वह साज सज्जा और पात्रों के हाव भाव के बारे में लिखी होती है। जो डायलॉग्स होते हैं वो ब्रैकेट से बाहर होते हैं। तो देखिए द्वितीय अंक है वो शकराज का शिविर है और स्टेज पर किस तरह का दृश्य वातावरण बनाया गया है वह देखेंगे। एक दुर्ग के भीतर सुनहरे काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी सीढ़ियां, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच में दो खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह जिसके दोनों ओर क्यारियां, उनमें दो चार पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती है। इस तरह से वहां की साज सज्जा है कि एक दालान है और वहां छोटी छोटी सीढ़ियां हैं और सामने एक सुंदर सा सिंहासन है जिसपे कश्मीरी खुदाई हुई हुई है। मोटे मोटे चित्र वाले तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे हैं। छोटा सा आंगन जिसमें दोनों ओर क्यारियां और दो चार पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती है। यह शकराज के शिविर का दृश्य है। ध्रुव स्वामी नाटक का द्वितीय अंक है। और देखिए बेटा, पहला जो पात्र द्वितीय अंक में है वो है कोमा। पात्र का नाम है कोमा। धीरे धीरे पौधों को देखती हुई प्रवेश करके स्टेज पर आई है। सबसे पहले वे पौधों को देखती है और प्रवेश करती है और फिर वह बोलती है। अब उसका डायलॉग है द्वितीय अंक में। पहला डायलॉग कोमा बोल रही है, इन्हें सींचना पड़ता है। पौधों को देख रही है ना, पौधों के बारे में बोल रही है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। क्या कहना चाहती है? रुखाई का अर्थ है कि ये रूखे रूखे से हो जाते हैं, मैले गंदे हो जाते हैं। पौधों को सींचना पड़ता है, उनमें जल भी देना पड़ता है, सफाई भी करनी पड़ती है। आवरण कर रहा है कि जो उनकी सुंदरता है, स्वाभाविक प्राकृतिक सुंदरता है, उस पर पर्दा डाल देती है, अर्थात वे अच्छे दिखाई नहीं देते। फिर उनको देखती है, आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं है, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए। मुकुलित शब्द का अर्थ होता है खिलकर, कि पत्ते भी किसी ने धोए नहीं, बस फूल खिलकर ही रह गए हैं। खिल खिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं, क्योंकि पत्ते धोए नहीं गए, मैले मैले लग रहे, तो ऐसा लगता है कि खिल तो गए हैं लेकिन खिल खिलाकर हंस नहीं पा रहे हैं। सोचकर ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ दो मंच और भी रख देने के लिए कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। बसंत का उदास और अलस पवन आता है, चला जाता है, कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं। अब वो जैसे कि अपने मन के भावों को व्यक्त करने की कोशिश कर रही है। क्या कह रही है कि जैसे ये फूल मुरझा से गए हैं, खिले तो हुए हैं पर मैले मैले से हैं। फिर मन में सोचती है कि कई दिन से महाराज युद्ध विग्रह का अर्थ है युद्ध में आपस में जो तालमेल है, जोड़ने की, संधि करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी यहाँ नहीं आई तो इन फूलों की चिंता कौन करता। फिर वो अपने मन ही मन यह बात सोचकर मन में बोल रही है कि दो मंच और मैंने यहाँ पर रखने को कहे थे जहां पर वो फूल आदि सजा सकती है। तो कहते हैं कि कोई सुनता नहीं है। जैसे इस वक्त क्या है कि सभी युद्ध में है, युद्ध क्षेत्र है, तो सबके सब रक्त के प्यासे हैं। कोई प्राण लेना चाहता है, कोई देना चाहता है, और इसी भावना से सब पागल हैं। जो वसंत ऋतु आई है तो ऐसे लगता है कि जो सबसे खिली खुशनुमा ऋतु है वह भी उदास और अलस पवन जो है आता है, उदास है। और ऐसे लगता है अलसाई सी हवा चल रही है, चली जाती है, कोई उसके स्पर्श से परिचित तो नहीं होता। फिर वो क्या कहती है, ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। अर्थात जो जीवन है वो क्या चाहता है,
कि खुशी चाहता है, प्यार चाहता है, खिलखिलाकर हंसना चाहता है, लेकिन युद्ध भूमि एक ऐसा स्थान है जहां पर इंसान प्राण देने और लेने के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है, सिर्फ खून का ही प्यासा है। जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो उसमें आने वाले बदलाव है, वह उनका आनंद नहीं ले सकता। फिर कोमा क्या करती है, सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। पहले पौधों को देखा उसने और उसको देख करके अपने मन के भाव प्रकट किए, फिर सीढ़ी पर बैठती है, सोचने लगती है। प्रणय, प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। अब वो अपने प्रेम के बारे में सोचने लगती है। प्रणय कहें या प्रेम कहें, प्रायवाची ही शब्द हैं। कहते कि जब प्रेम जीवन में एक तीखे आलोक, तेज रोशनी की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है। जैसे कि इसने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जब एक बार तीखी रोशनी आंखों में लगती है तो हमें सब कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। इसी तरह से प्रेम है कि फिर जीवन में प्रेम के अलावा और सब कुछ वस्तुएं अस्पष्ट अर्थात धुंधली सी दिखाई देती है। स्पष्ट का अर्थ है क्लियर, हमें साफ दिखती है, और अस्पष्ट का अर्थ है धुंधली। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं। तब वही, केवल वही, वो पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है। उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर है। अब वो अपने मन के बारे में सोच रही है कि जो कोमा है अपने प्रेम के बारे में सोच रही है कि जब तक अपनी तरफ से कोई प्रकाश की किरण नहीं, कि अर्थात एक व्यक्ति के मन में प्रेम है जबकि दूसरे के मन में बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या कहते हैं, केवल वही हो, पागलपन, भूल हो, दुख मिले। कि भी एक व्यक्ति हमेशा इतना प्यार करता है कि पागलपन की तरह से प्यार करता है, भूल हो जाए, कोई दुख हो जाए, माफी करता जाता है। प्रेम करने की भी एक ऋतु होती है, एक मौसम होता है, अर्थात जब मन करता है दोनों तरफ से प्रेम हो तभी प्रेम आगे बढ़ता है। उसमें चूक जाना या उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर होते हैं। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं, तब कोमा तू किसे अच्छा समझती है। अर्थात उसके मन में उसे जो प्रेम की जरूरत है वह नहीं मिल पा रहा है, तो मन से वह थोड़ा उदास है। मन में ये सोच रही है कि जो प्रेम में चूक जाता है या प्रेम में सोच समझ कर चलता है, जो चतुर व्यक्ति है तो वो चतुरों की दृष्टि से दोनों ही मूर्ख बनते हैं। अर्थात प्रेम में दोनों तरफ से प्रेम करने वाला हो, जो अवसर का लाभ उठाता हो, वह ही समझदार है और प्रेम में सोच समझा चलकर नहीं जाता। प्रेम का दूसरा नाम पागलपन ही है। और वह अपने मन में एक गीत गाती है। तो जो द्वितीय अंक है उसका यह पहला गीत है। आपको कभी कभार ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि द्वितीय अंक में पहला गीत किसने गाया है, कोमा ने गाया है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, फल पर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से। अपने प्रेम के बारे में कहती कि मेरे मन के अंदर यह प्रेम भावना कहाँ से आ गई, जबकि जो है मेरे जीवन के अंदर जो मेरा प्रेमी है वह थोड़ा छली सा है, युद्ध में ही लगा हुआ है, अर्थात प्रेम का कोई जवाब नहीं देता। तो उसको थोड़ा सा मन में यह लगता है कि यह क्या हो रहा है। देखिए आपने देखा कि पहले कोमा आई, कोमा ने आ करके अपने मन के भावों को प्रकट किया, मन में ही सोच विचार कर रही है, अपने आप में खोई हुई है, कभी पौधों को देख रही है, कभी मंच पर सीढ़ी पर बैठी है, अभी वो अपने ख्यालों में खोई है। देखिए चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रह जाती है। शकराज का प्रवेश, हाथ में एक लंबी तलवार लिए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है जिससे कोमा को नहीं देखता। पहले कोमा आती है, उसके मन के भावों को लेकर के बताया है। वो एक तरफ बैठी है, अपने आप में खोई हुई है, तन्मय होकर, अर्थात उसे आसपास क्या हो रहा है इस बात का पता नहीं चल रहा। और स्टेज पर, रंगमंच पर शकराज का प्रवेश है, हाथ में एक लंबी तलवार लिए चिंतित भाव से आकर इस तरह से खड़ा होता है कि वह कोमा को नहीं देख पाता। आपने इसमें यह देखा होगा कि सब तरह के जो हाव भाव हैं और हैं वह लेखक बिल्कुल अच्छे ढंग से सरल तरीके से लिख करके बता रहा है कि रंगमंच का दृश्य कैसा है। यदि इसको आप कह सकते हैं पूरी भावना से या अच्छे से लिखते हैं तो इसमें आप एक चीज खास पाएंगे कि आपको वह जो दृश्य है अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। अब शकराज का पहला डायलॉग है कि खिंगिल अभी नहीं आया, क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया,
नहीं, यदि वे अंधे नहीं है तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। सोचकर विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है, तो बैठ जाऊं इस एकांत में, अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर उधर देखता है, कोमा आहट पाकर खड़ी होती है। उसे देखकर अरे कोमा। अब देखिए आपने जो पहला अंक पढ़ा था उसमें शकराज के दूत आया है संधि प्रास, यह आपने जाना। लेकिन शकराज का जो दूत है उसका नाम क्या है, यह आपको इस द्वितीय अंक में पता चला। उसका नाम है खिंगिल। और चक्राज उसके बारे में सोच रहा है कि वो अब तक आया क्यों नहीं। उसके मन में अनेक तरह के विचार आ रहे हैं। कहीं उसको किसी ने बंदी तो नहीं बना लिया। फिर वो मन में सोचता है कि वो अंधे नहीं है, हमने उनको दोनों ओर से घेरा हुआ है, उनके सामने विपत्ति दिखाई दे रही है, तो वो अंधे नहीं है, बात माननी चाहिए। फिर वो मन में यह सोचता है कि उन पर ही विपत्ति नहीं है, अगर युद्ध होगा तो हमें भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। गुप्त साम्राज्य के जो योद्धा है वह भी कायर नहीं है। इस तरह से उसका चित्त बड़ा चंचल हो, मन ही मन में गुनगुना रहा है, और बैठ जाऊं इस एकांत में, अपने बिखरे मन को संभाल लूं। और इधर उधर देखता है। कोमा को पता चल जाता है, आहट होती उसे देखकर, मतलब शकराज को कोमा दिखाई देती, उसको कहता है अरे कोमा कोमा कोमा, हाँ महाराज क्या आज्ञा है। शकराज उसे स्निग्ध भाव से देखकर, प्रेम से देखता है उसको। आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा। तुम कुछ रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो। कोमा, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब। मतलब देखिए उन दोनों की बातचीत है। वो कहते तुम नाराज सी लग रही हो, कहते कि इतनी सौभाग्य, सुहाग कर यहाँ क्या है, मुझे ऐसा सौभाग्य मिला ही कब है कि मैं रूठूं और तुम मुझे मनाओ। शकराज, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूँ उसमें अन्य मनसक होना स्वाभाविक है, तुम्हें यह भूलने जाना चाहिए। आपस में बातचीत चल रही है। अन्य मनसक का अर्थ क्या है कि मेरा मन कहीं और विचलित है, परेशान है, ऐसी भीषण स्थिति में हूँ, तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए, हम दोनों का विवाह होने वाला है। शकराज और कोमा जो है मंगेतर है, एक दूसरे से विवाह होने वाला है, तो कहते तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो कोमा कहती क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं, मुझे उससे अलग रखने से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है। अब गोमा अपना, क्योंकि वो उसके होने वाले पति हैं, तो कहती कि क्या तुम्हारी बुरी चिंताएं हैं, जो आपके जीवन में तकलीफ है, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं, मैं जीवन साथी हूँ, मुझे पता होना चाहिए। क्या आप मुझे अपने से अलग रखकर, अपनी परेशानियों से अलग रख करके वह सारी परिस्थितियों को सरल कर पा रहे हैं। शकराज, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता, मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है, अर्थात जिंदगी और मौत का सवाल आकर खड़ा हो गया, मैं तुम्हें उन दुर्भावनाओं में डालकर दुखी नहीं करना चाहता। कोमा, अब ये देखिए व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है, मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। उमा क्या कहती है कि प्रश्न अपने आप सामने नहीं आते, हम उन्हें अपने जीवन में खुद लेके आते हैं। हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है उसके लिए कुछ हद तक, कई बार क्या होता है प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई वैसी परेशानी है, क्या गलत बात है, लेकिन जो हम मानसिक तकलीफें अपने अंदर संजो लेते हैं उसमें से काफी हद तक हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वे प्रश्न ही हमारे लिए उपयोगी है। जो जीवन क्या है कि मनुष्य मकड़ी की तरह अपने आप ही जाला बुनता है और उसमें खुद फंस जाता है। जबकि कोमा की नजर में क्या है कि जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के लिए, अर्थात आज हम प्राथमिक अर्थ शुरुआत में जब हम प्रसन्न और उल्लास के साथ, खुशी के साथ जीवन यापन करते हैं, भविष्य में मंगल और सौभाग्य को भी आमंत्रित करता है, उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। शकराज, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, नियामक शब्द का अर्थ है कारण, और पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है कर्म, काम। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। जब कोमा ने उसको यह कहा कि जीवन में जो आपसी प्रेम है, खुशी है, उन्हें हमें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, तो शकराज कहता है कि सौभाग्य भी हमारा भाग अच्छा है या खराब है, यह बात मानना मन की कायरता का नाम है।
जो व्यक्ति कर्म करता है अर्थात पुरुषार्थ करता है, उसका कर्म ही जीवन के हर चीज के लिए नियामक माना जाता है। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। तो वो क्या कहना चाहता है कि मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था, मैं युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था, अर्थात मैं तो सिर्फ ध्रुव स्वामी को पाना चाहता था। कहने का अर्थ उसका क्या है कि दिग्विजय का अर्थ होता है कि सारे संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं ही अकेला ऐसा नहीं था, निकला था, गुप्त साम्राज्य के लोग भी निकले थे, अर्थात मैं चाहता नहीं था यह इस तरह की परिस्थिति जीवन में हो, पर यह आ गई है। कोमा कहती है संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर उस उपद्रव से अलग रह सकते थे। बहुत अच्छी पंक्ति कही है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपसे महान है, ज्यादा शक्तिशाली है, और आप थोड़ा सा विनम्र बनकर युद्ध को अगर टाल सकते हो तो आप महान ही कहे जाओगे। यही संसार का नियम है कि हमें अगर बड़ों के सामने झुकना पड़ता है, झुकने से अगर किसी तरह की परेशानी, लड़ाई झगड़ा, कलह या और भी कोई चीजें सब ठीक हो सकती हैं, तो उसे हम अपनी कायरता नहीं कह सकते। विनीत बनना, विनम्र बनना शक्तिशाली का ही काम है। कोमा यह समझाने की कोशिश कर रही है, शकराज यही तो मुझसे नहीं हो सकता। कोमा अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं है। कि हमारे पास जीवन में कुछ अभाव है, लघुता है, कोई बात नहीं। देखिए सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, अगर हम दूसरे किसी के जीवन को देख करके अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं जो संभव नहीं हो, तो हमारे लिए क्लेश का ही कारण होता है कि हमारे पास कुछ चीजों का अभाव है, उसमें हम अपने आप को और मतलब दिखावा करना, महत्वपूर्ण दिखाने का अर्थ है कि जो है नहीं उसे दिखाने का जो अभिनय हम करते हैं, अगर वह ना करें तो ज्यादा अच्छा है। शकराज चिढ़कर, यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूं तो छोटा भी नहीं बनना चाहता, तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ। कहते ये शिक्षा विक्षा रहने दो। चिढ़ जाता है कि यदि मैं किसी से बड़ा नहीं हूं तो छोटा भी बनना नहीं चाहता, तुम पत्थर की मूर्त, पाषाणी का अर्थ है पत्थर, प्रतिमा का अर्थ है मूर्त की तरह वहां क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ। कोमा पाषाणी, आप मुझे पत्थर कहते हो? हाँ राजा, पाषाणी, इस पत्थर के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं, उनमें मदिरा नहीं शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति। तो वो मतलब अपने मन के भावों को, प्रेम को प्रकट करना चाहती कि मेरे अंदर भी बहुत से मधुर स्रोत झरने बहते हैं, प्रेम भावना है, उसमें मदिरा नहीं शीतल जल की धारा है, वो प्यासों की तृप्ति शब्द बोलती है। तो शकराज कहता है किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा स्थिर दृष्टि से देखते हुए, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। इस तरह से आपने देखा कि कोमा और शकराज के मन की बातें चल रही है, और आपने यह भी देखा कि कोमा जो है वो थोड़ा प्रेम भाव चाहती है, उसको यह लगता है कि जो है यह लड़ाई झगड़ा युद्ध आदि न होना चाहिए, और जो शकराज है वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए न चाहते हुए युद्ध में लगा हुआ है।